Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. ये जो बड़ा ही मस्कुलर एसयूवी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है और लोगों ने इसके इंटीरियर के बारे में भी बहुत सारी बात करी है कि इसके इंटीरियर में कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अब बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, क्या ये एंडेवर और फॉर्च्यूनर जितना बड़ा है या उनसे बड़ा है, इसकी कीमत क्या होगी। तो आज मैं आपको इस एसयूवी के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। ये कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, चलता कैसा है, माइलेज कितनी है और एग्जैक्टली ये एसयूवी स्पेस के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं मोटरॉइड्स। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और मोटरॉइड्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चाहिए सबसे डिटेल्ड रिव्यूज़। अब सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद ये एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर के साथ टक्कर लेगा। तो आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि ये एक ज़्यादा बड़ा एसयूवी है और ज़्यादा जब मैं कह रहा हूँ तो मामूली बड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ इस सेगमेंट में जो दूसरे एसयूवीज़ हैं उनसे ज़्यादा है, एक्सेप्ट फॉर द एल्चुरस 4G, जहाँ पर एल्चुरस की जो सिर्फ विड्थ है वो इससे ज़रा ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंडेवर से ये 82 mm ज़्यादा लंबा है, फॉर्च्यूनर से ये 190 mm ज़्यादा लंबा है और एल्चुरस से 135 mm ज़्यादा लंबा है। अब अगर हम लोग व्हील बेस की बात करें, जहाँ से अंदर का स्पेस लिबरेट होता है, तो ये एंडेवर से 100 mm ज़्यादा लंबा व्हील बेस है, फॉर्च्यूनर से 205 mm ज़्यादा लंबा व्हील बेस है और एल्चुरस G4 से ये 85 mm ज़्यादा लंबा व्हील बेस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी उन सब गाड़ियों से कितनी ज़्यादा बड़ी है और इसकी हाइट भी सभी गाड़ियों से ज़्यादा है। तो डायमेंशंस के मामले में ये जो गाड़ी है ये इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उन सबसे ज़्यादा बड़ी है। अब डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से सामने से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोजिंग, सबसे ज़्यादा मस्कुलर लगती है। यहाँ पर आपको ये बड़ा ग्रिल मिलता है जो कहीं कहीं कुछ आपको फोर्ड एंडेवर की शायद याद दिला सकता है, लेकिन ये उससे भी बड़ा एक ग्रिल यहाँ पे दिया है जिसके बीच में 3 स्लैट्स हैं, ऊपर सैटिन सिल्वर और नीचे क्रोम और बीच में आपको ये बड़ा MG का लोगो नज़र आएगा और यहाँ पर आपको ये कैमरा भी नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री कैमराज हैं। तो ये जो कैमरा है ये सामने का दृश्य आपको दिखाता है और नीचे आपको ये क्रोम लाइनिंग मिलती है जिसके नीचे आपको ये स्किड प्लेट्स और उसके नीचे ये एडिशनल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये जो लाइट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइट्स ऑल LED लाइट्स हैं और ऊपर आपको यहाँ मिलता है DRL फुली ऑटोमेटिक लाइट्स और यहाँ पर ये जो लैंप्स आप देख रहे हैं फॉग लैंप्स हैं। अब ये LED नहीं है लेकिन ये जो है ये हैलोजन बल्ब्स यहाँ पर कॉर्नरिंग फंक्शन का काम भी करते हैं और यहाँ पर ये आपको इसकी एक सैटिन सिल्वर लाइनिंग मिलेगी और ये एक वेंट मिलेगा। अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो ये काफ़ी इम्पोजिंग, काफ़ी मस्कुलर लगता है और मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोजिंग, सबसे ज़्यादा मस्कुलर स्वरूप है वो आपको सामने से ही नज़र आता है। चलिए एक बार इसका बॉनेट भी खोल के देख लेते हैं कि अंदर जो इंजन है वो किस तरह से नज़र आता है। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं यहाँ पर और ये है वो ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो कि इस गाड़ी को पावर करता है। यहाँ पर आपको क्लास लीडिंग पावर और टॉर्क मिलती है, काफ़ी सारी यहाँ पर आपको इंसुलेशन भी मिलेगी। और अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की साइड डिज़ाइन की। तो सबसे पहले बेहद ही बड़े ये 19 इंच 2 टोन व्हील्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ब्लैक और कुछ सिल्वर फिनिश लिए हुए, बहुत ही वाइड 255 सेक्शन टायर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब ये जो व्हील आर्चेस हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो फेंडर्स है ये काफ़ी सॉलिड लगते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ्रंट फेंडर के जस्ट बाद आपको एक सैटिन सिल्वर इंसर्ट मिलता है और ब्रिटिश झंडे का मोटिफ लिए हुए एक ब्रिट डायनामिक एम्ब्लेम भी यहाँ पर आपको मिलता है। ORVM के ऊपर आपको ये सिल्वर फिनिश मिलेगा और LED लाइट्स नज़र आएंगे। ORVMs के नीचे आपको ये कैमराज नज़र आएंगे ताकि 360 डिग्री व्यू जो है ये पूरा हो सके। फ्रंट फेंडर के ऊपर से लाइन जो है डोर्स तक जाती है और उसके बाद एक सीधी लाइन पीछे तक जाती है। डोर हैंडल्स क्रोम में है और नीचे आपको ये फुटबोर्ड नज़र आएगा क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंची है तो चढ़ने में आसानी हो। ऊपर आपको सिल्वर रूफ रेल्स मिलते हैं और ये जो विंडो का साइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा है। जनरली आपको इतने बड़े विंडोज़ देखने को नहीं मिलेंगे और इन बड़े विंडोज़ के कारण अंदर एयरीनेस और रूमीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बीच वाले विंडो के बाद जो लास्ट वाला थर्ड पैनल है विंडोज़ का,
ये भी बहुत बड़ा है और जनरली कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटी गाड़ियों में सामने वाले विंडोज़ इतने बड़े होते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा विंडो यहाँ पर है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत ही बड़ी, किसी बहुत ही स्पेशियस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये रियर व्यू मिरर्स भी बहुत बड़े हैं और यहाँ पर ये जो एक छोटा सा लाइट आप देख रहे हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए काम आता है। जब कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में होती है तो ये ब्लिंक करने लगता है और आपको मालूम पड़ जाता है कि कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है और आप केयरफुल रह सकते हैं। यहाँ पर ये बटन है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ, तो जब चाबी आपकी जेब में होती है तो आप इसे इस तरह से प्रेस करके डोर ओपन कर सकते हैं। रूफ रेल और जो विंडो लाइनिंग है ये यहाँ पर ब्रोकन है। ये एक स्टाइलिंग एलिमेंट है, लेकिन जो ग्रीन हाउस है ये पूरा इस तरह से इस सैटिन सिल्वर लाइन के साथ में हाईलाइट किया गया है और यहाँ पर इसे ब्रेक दिया गया है ताकि ये कुछ अलग हटके नज़र आए। ओवरऑल इस गाड़ी का साइज़ आप देखिए, मैं लगभग 5 फुट 10 इंच हूँ और इसकी जो रूफ़ है ये मेरे ऊपर जा रही है। ये गाड़ी बहुत ही बड़ी लगती है देखने में और जब आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये गाड़ी कितनी बड़ी और कितनी इम्पोजिंग है। इस गाड़ी को अगर आप पीछे से देखेंगे तो ज़रा नैरो लगती है, उतनी ज़्यादा इम्पोजिंग नहीं लगती जितनी आगे से लगती है। पीछे आपको ये जो सबसे बड़ा हाईलाइट नज़र आएगा वो है एक क्वाड एग्जॉस्ट। अब ये केवल 4 एग्जॉस्ट हैं, यहाँ पर असल में 4 एग्जॉस्ट नहीं है। पाइप अंदर यहाँ पर है एक और दूसरा पाइप दूसरी तरफ है। ये केवल टिप्स हैं, क्रोम टिप्स, लेकिन देखने में ये अच्छे लगते हैं और ज़्यादा अच्छे से सब्सटेंशियल ये फिनिश किए जा सकते थे, क्योंकि आप इन्हें जब गौर से देखते हैं तो ये यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र नहीं आता है। जब आप इसे पीछे से देखते हैं तो ये अंदर तक जा सकते थे जिससे कि ये प्रॉपर लगते। पीछे ग्लॉस्टर की बड़ी लेटरिंग है और यहाँ नीचे आपको ये कुछ डिफ्यूज़र टाइप का एक पियानो ब्लैक में स्किड प्लेट जैसा एलिमेंट दिया गया है। लाइटिंग पीछे एलईडी है और अगर आप ब्लिंकर्स और रिवर्स लाइट देखेंगे तो ये बल्ब्स हैं। एक कैमरा यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा और दोनों जो टेल लाइट्स हैं ये इस क्रोम स्ट्रिप के द्वारा जॉइंड है। इंटरनेट इनसाइड की ब्रांडिंग आपने हेक्टर पर भी देखी थी और यहाँ पर चूँकि आपको 4 व्हील ड्राइव मिलती है तो उसकी ब्रैजिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वॉशर और डीफॉगर और साथ ही बड़ा MG का एम्ब्लेम। अब ये टेल गेट जो है ये पावर्ड है, तो अपना लेग इस तरह से स्विंग करके आप इसे खोल सकते हैं। और यहाँ पर एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर सेंसर का जो पोजीशन है ये मेंशन्ड है। बहुत सारी गाड़ियों में ये मेंशन नहीं होता है, तो कई बार लोग अपना पैर स्विंग करते रहते हैं और एक बार में नहीं खुलता है, तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। तीनों रोज़ आपके साथ आपको 343 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि थर्ड रो को डाउन करने के बाद 1350 लीटर्स हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइट है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, ये एक हुक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और अगर आप ये मैट उठा करके देखेंगे तो आपको एक पार्सल ट्रे नज़र आएगी, जिसे आप उठा करके जब आप इन सीट्स को डाउन कर देते हैं तो इस पार्सल ट्रे को यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक जैक है और एक जो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है, यहाँ पर आपको फुल साइज्ड स्पेयर व्हील मिलता है जो कि एक अलॉय है और प्रॉपर 255 सेक्शन टायर के साथ शॉर्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक फुल साइज्ड अलॉय व्हील स्पेयर यहाँ पर मिलता है। ये जो आप स्ट्रैप्स देख रहे हैं इन्हें खींच के आप इन सीट्स को नीचे गिरा सकते हैं और आपका बूट स्पेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड रो सीट्स गिराने के बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आप बहुत सारा सामान डाल सकते हैं। टेल गेट को बंद करने के लिए आपके पास ये एक पावर्ड बटन है, लेकिन इस टेल गेट की एक और खासियत है जो मैं आपको अंदर बैठने के बाद बताऊंगा। अब ग्लॉस्टर की स्टाइलिंग की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त साइज़। रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है इस गाड़ी को। जब भी ये गाड़ी आपके सामने से गुजरेगी तो आपको लगेगा कोई बहुत ही बड़ी गाड़ी, बहुत ही इंपोजिंग गाड़ी जा रही है और ये एंडेवर और फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा इंपोजिंग लगती है और सामने से बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं स्टाइलिंग की बात करूँ तो साइड और पीछे से मेरे ख्याल से इसकी स्टाइलिंग ज़रा और बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो कहने के बावजूद भी इसका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत इंपोजिंग है और रेयर व्यू मिरर्स में देख करके लोग ज़रा डर ज़रूर जाएंगे इस गाड़ी को, क्योंकि इसका ग्रिल जो है बड़ा इंटिमिडेटिंग है। अब ये जो की है यहाँ पर ये काफ़ी सॉलिड लगती है, ऊपर इसके क्रोम है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के अलावा रिमोट बूट रिलीज़ का बटन भी मिलता है, ये देखिए। और अंदर घुसने के लिए आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बटन दबाइए और डोर खुल जाएगा। अब ये एक सिल्वर फिनिश के साथ नीचे फुटबोर्ड है, क्योंकि जो सीट है ये बहुत ऊपर है। अंदर घुसने से पहले कुछ खास चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 वे मेमोरी फंक्शन मिलता है और ड्राइवर सीट जो है यहाँ पर आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है। ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट दोनों ही इलेक्ट्रिक हैं। आगे पीछे
रिक्लाइन एंगल और लंबार सपोर्ट सब कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। यहाँ पर आपको MG की स्क्रफ प्लेट मिलेगी, साथ ही यहाँ पर आपको ये एक बड़ा पैनल मिलता है जहाँ पर आप एक बड़ी वाटर बॉटल रख सकते हैं। और अंदर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगा, जो आपको इम्प्रेस करेगा, वो है ये अपहोल्स्ट्री। ये एक टैन लेदर अपहोल्स्ट्री जो कि डायमंड स्टिचिंग के साथ फिनिश की गई है, बहुत ही अपमार्केट लगती है। और ये जो लेदर है ये इस इंटीरियर को काफ़ी लग्जरियस एक फील प्रदान करता है। और मेरे ख्याल से इस इंटीरियर का सबसे बड़ा हाईलाइट इसे लग्जूरियस दिखाने में ये जो टैन लेदर विद दिस डायमंड स्टिच पैटर्न है, ये ही मेरे ख्याल से इसे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस बनाता है, दिखाता है। अब एक बार आप जब सीट पे बैठ गए तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी ऊपर है, तो चढ़ने में ज़रा आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सारे ही जो बटन्स हैं ये वन टच अप एंड डाउन है। आर्म पैड पे आपको सॉफ्ट लेदर मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड रिलीज़ का बटन मिलेगा, डेड पैडल और नॉर्मल एक्सेलरेटर और ब्रेक पैडल मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा कंपार्टमेंट है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारी जगह अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि ये जो डोर पैनल है यहाँ पर भी आपको लेदर मिलेगा विद स्टिचिंग। ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर भी आपको बहुत सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलता है विद स्टिचिंग। लेकिन कुछ जगह पर प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतर हो सकती थी, चूँकि एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है और इस तरह से लेदर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। तो कुछ कुछ जगह पे जो प्लास्टिक है ये ख़राब नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इस तरह की एक प्रीमियम कार में ज़रा और बेहतर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता था। तो नीचे का जो डैशबोर्ड है और कुछ जो और एरियाज़ हैं, जैसे ये एरिया है जहाँ पर दो अलग अलग प्लास्टिक पैनल्स ज्वाइन होते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से प्लास्टिक की क्वालिटी ज़रा और बेहतर हो सकती थी। अब यहाँ पर आपको मिलती है ये 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन और ये अभी नेविगेशन का पैनल यहाँ पे चालू है। होम पर जाने के लिए एक छोटा बटन यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जिसे दबा दीजिए और आप होम पर पहुँच जाएंगे। अब ये स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और इसका टच रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे जो शिकायत है स्क्रीन से पहली वो ये है कि ये ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। ब्राइटनेस को आप पूरी तरह से बढ़ा भी देते हैं तो भी ये जो डिस्प्ले है ये देखने में आपको ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर ब्राइटनेस ज़रा और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये फ़ीचर्स से भरपूर है। और यहाँ पर आपको जो MG हेक्टर में बहुत सारी फ़ीचर्स मिलती थी उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फ़ीचर्स मिलती हैं। यहाँ पर आप हेलो MG बोल के बहुत सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। ओपन सनरूफ, हेलो MG क्लोज सनरूफ। आप इंजन ऑन कर सकते हैं, AC ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप विंडोज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो हेक्टर के अंदर आपको जो सब देखने को मिला था वो यहाँ पर भी मिलेगा। उसके साथ ही आपको ये स्टीयरिंग मिलता है जो कि डी कट है, यानी कि स्पोर्टी स्टीयरिंग है। यहाँ पर आपको ये सैटिन सिल्वर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश और बहुत सारे बटन्स मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ी फ़ीचर है वो बताता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ कुछ फ़ीचर्स जो वोल्वो गाड़ियों के अंदर मिलती है, यहाँ पर आपको वो फीचर्स मिलती हैं। ये लेवल 1 ऑटोनोमस कार है और यहाँ पर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, यानी कि ये गाड़ी आगे सेंस कर सकती है कि कोई गाड़ी जा रही है और अपना डिस्टेंस उस गाड़ी के साथ लगातार मेंटेन कर सकती है। तो ये एक बड़ी फीचर है यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट कोलिजन प्रिवेंशन। अगर आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है और आपका ध्यान भटक गया और आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टक्कर खाने वाली है तो ऑटोमेटिकली आपको पहले वार्निंग आएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम भी ऑन कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग में जाकर के मैं ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी ऑन कर सकता हूं, जिससे कि ये गाड़ी सामने जाकर के भिड़े ना। और ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ लेन कीप असिस्ट भी आपको मिलता है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो एक और स्टैंड आउट फीचर यहाँ पे आपको मिलता है वो ये है कि ये गाड़ी जैसा मैंने आपको कुछ पहले मेरे वीडियोज़ में दिखाया था, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, ऑटोनोमस पार्किंग कर सकती है। पैरेलल और परपेंडिकुलर पार्क अपने आप खुद कर सकती है। आप इसे बस खाली स्लॉट बताइए और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को पार्क कर लेगी। चलिए इसका हम लोग एक बार ज़रा कैमरा देख लेते हैं कि कैसा है, क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा भी है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये कैमरा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। ये 3D अगर मैं बटन दबाता हूँ तो इस तरीके से ये मुझे गाड़ी का जो प्रोजेक्शन है ये दिखाता है और मैं यहाँ से इस तरीके से जो भी एंगल मुझे देखना है वो मैं देख सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा अच्छे से दिखाया जा सकता था। इस तरह की चीज़ आपको कुछ BMW कार्स में भी दिखती है और वहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के साथ आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। और ये जो फटीग रिमाइंडर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको
याद दिलाता है कि आप अगर बहुत थके हुए हैं, आपके स्टीयरिंग मूवमेंट्स बहुत वेग हो गए हैं, अगर गाड़ी ये डिटेक्ट कर रही है कि आप स्लीपी हैं, तो ये आपको याद दिलाती है कि आपको रुक करके आराम कर लेना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये देखिए, आपको मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग, जिसे कि आप 64 डिफरेंट कलर्स के लिए चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम विद सब वूफर एंड एम्पलीफायर। साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदार है और उस बारे में मेरी कोई शिकायत नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको एक बार कुछ गाना बजा के भी सुना सकता हूँ। तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और आपको बिल्कुल कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख रहे हैं, ये बीच में आपको बड़ा लगभग 8 इंच का स्क्रीन मिलता है और लेफ्ट में स्पीडो, राइट में टैको। अब कहने को ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसका स्टाइलिंग जो है ये ज़रा और अच्छे से हो सकता था। ये मेरे टेस्ट के हिसाब से ज़रा ज़्यादा ही फंकी है। और एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपके पास ये सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो हैं, ये बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देते हैं। लेकिन कुछ जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, ये इस तरह का कंट्रोल मैंने पहले बहुत सारी कार्स में नहीं देखा है। तो जैसे कि यहाँ पर ये आप लेफ़्ट और राइट के फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर इसे इस तरह से दबाना ईजी रहता है, लेकिन ऊपर नीचे करना मेरे ख्याल से वॉल्यूम के लिए ये एक काउंटर इंट्यूटिव है। तो इनका जो लेआउट है ये ज़रा बेहतर हो सकता था, इसका यूज़ ज़रा ईजी हो सकता था। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर आप अपना फ़ोन बीच में डाल सकते हैं। एक USB सॉकेट है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है यहाँ पर, और आपको मिलती हैं हीटेड सीट्स। उनके कंट्रोल्स यहाँ पर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लाइट्स जलती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर, तो आप लेवल जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हिल डेसेंट कंट्रोल का बटन मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन और ऑफ। ये है आपका ऑटो पार्किंग, यानी कि गाड़ी ऑटोनोमसली जो पार्क करती है अपने आप को, उसे एक्टिवेट करने के लिए ये बटन दबाना होता है आपको। ये जो बटन यहाँ पे देख रहे हैं, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल जो है उसे एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अभी आपको नज़र आएगा कि फ़िलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक डिफ है ये लॉक्ड है, और इसे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये अब अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ओपन है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफ लॉक हो जाता है तो आपके जो दोनों व्हील्स हैं वो बराबर स्पीड पे चलते हैं, और ख़राब ट्रैक्शन जहाँ पर होता है, जहाँ पर टायरों को बराबर ट्रैक्शन नहीं मिलता, वहाँ से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिफ आपको काम आता है। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है। साथ ही ये जो बटन है यहाँ पर, ये लेन कीप असिस्ट के लिए है, और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शन मिलता है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो डायल है इसे यूज़ करके इस SUV के जो डिफरेंट मोड्स हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मिलते हैं ऑन रोड, स्पोर्ट और इको मोड्स, और अगर आप ऑफ रोड जाना चाहते हैं तो आपको स्नो, मड, सैंड और रॉक मोड्स भी मिलते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, और साथ ही आपको नज़र आएगा ये बड़ा आर्मरेस्ट, जिसके बीच में है बहुत सारा स्पेस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारा सामान यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत अच्छी फीचर है। अब सीट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीट्स काफ़ी अच्छे से बोल्स्टर्ड हैं, लंबा थाई सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसकी पैडिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और सीट्स पर आपको ये एक स्पेशल इंसर्ट मिलता है ताकि इसकी जो प्रीमियम लुक है वो और ज़्यादा अच्छे से निखर के सामने आए। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, डायमंड स्टिचिंग मिलती है। तो ये जो लेदर अपहोल्स्ट्री है ये इसे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस बनाती है, और सीट्स अपने आप में भी बहुत लग्जूरियस हैं। बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है, और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि टेल गेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है। ये देखिए, ये जब आप बटन दबाते हैं तो आपका टेल गेट जो है ये खुल जाता है इस तरह से, और ये मोड वाला बटन यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये दबा करके आप उसे जिस पोजीशन में वो पहुँचा है वहीं पर रोक सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने इसे दबा दिया था इसलिए वो रुक गया है, और अब मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये मोड वाला बटन बीच में नहीं दबाऊंगा तो बूट पूरी तरह से खुल जाएगा। तो ये मोड वाला जो बटन है इसे यूज़ करके आप बूट को जितना खोलना चाहें उसी पॉइंट पर बटन दबा करके रोक सकते हैं। इसके साथ ही ये जो सेक्शन है इसे आप इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं, और जो लेग वाला एरिया है यहाँ पर आपको सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलता है। ये लेदर के ऊपर स्टिचिंग मिलती है, कुछ प्रीमियम हाइलाइट्स मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मटेरियल क्वालिटी है ये कहीं कहीं बहुत अच्छी है, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, लेदर बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक फिनेस होती है, जो एक प्रीमियम फिनिश होती है, जहाँ पर कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से जहाँ मैच होती है, वहाँ पर जो पैनल गैप है बिल्कुल परफेक्ट हो,
वो 100% परफेक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से जो यूरोपियन गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको ज़रा बेहतर ये चीज़ मिलेगी। तो ये जो फिनिश वाला मामला है यहाँ पर मुझे लगता है कि ये गाड़ी ज़रा और बेहतर हो सकती थी। कुछ कुछ एरियाज़ में प्लास्टिक क्वालिटी भी, जो नीचे वाले एरियाज़ हैं यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी भी ज़रा बेहतर हो सकती थी। ये ग्लव बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये यहाँ पर आपको इतना स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको कूलिंग भी नहीं मिलेगी। एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा इंजन है, बड़ा पावरफुल इंजन है, तो एसी कूलिंग बहुत अच्छे से करता है। और सीट बेल्ट भी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिलती हैं। ये जो गाड़ी है बहुत सेफ़ है और यहाँ पर आपको 5 स्टार रेटिंग मिली है इंटरनेशनली इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में। तो सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको ABS मिलता है और साथ ही 2 फ्रंट, 2 साइड और 2 कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको 2 रीडिंग लाइट्स मिलती हैं, लेकिन जो सन ग्लासेस होल्डर है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। साथ ही ये जो बड़ी पैनोरामिक रूफ है, इसे आप 1 टच कंट्रोल्स द्वारा इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑटो डिमिंग मिरर्स मिलेंगे। अब इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर जो इंसर्ट दिया गया है ये कुछ स्नेक स्किन के जैसा नज़र आता है। मुझे पता नहीं मैं इसे और क्या कहूँ, बिकॉज़ मुझे ये स्नेक स्किन की याद दिलाता है। तो ये एक विशेष किस्म का यहाँ पर इंसर्ट दिया गया है, जो कि यहाँ सेंट्रल पैनल पर भी है। ये सेंट्रल पैनल काफ़ी वाइड है और अगर आप डोर पैनल्स में भी देखेंगे तो इसी किस्म का ये इंसर्ट यहाँ पर दिया गया है। यही थीम पीछे भी आपको मिलेगी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो MG का आई स्मार्ट फीचर है उसे आप ऐप के द्वारा अपने आईफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको इस गाड़ी के बारे में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यहाँ पर जो भी सारे क्रिटिकल सिस्टम्स हैं इस गाड़ी के, उनके बारे में अपडेट मिलेगा। आप यहाँ पे जियो फेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। आप रिमोट के द्वारा अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, आप विंडोज़ डाउन कर सकते हैं, आप सनरूफ खोल सकते हैं। तो ढेर सारी फीचर्स आपको, जो कनेक्टेड कार से संबंधित सारी फीचर्स मिलती हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, जो कि आपको MG हेक्टर से भी एक स्टेप ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। अब ये तो दोस्तों बात हो गई कि आपको इस गाड़ी में फ़ीचर्स क्या क्या मिलते हैं, क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जब बैठ के आप सामने बॉनेट को देखते हैं तो आपको एक बड़ा ही सॉलिड फील आता है। आप बहुत ऊपर बैठे हुए होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारी गाड़ियाँ बहुत नीचे लेवल पे चल रही हैं और ये जो बॉनेट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड लगता है। साथ ही इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है, इस गाड़ी का जो भार है, वो आपको ये महसूस कराता है कि आप किसी बड़ी ही प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो एक जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आना चाहिए आपको एक बड़ी गाड़ी के अंदर, एक बड़े SUV में, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत ही मजबूत, किसी बहुत ही बड़े SUV में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा चूँकि एक SUV है तो पैसेंजर के लिए यहाँ पर एक ये हैंडल भी है, ताकि अगर ख़राब रास्तों पर आप चल रहे हैं तो जो पैसेंजर है वो इसे पकड़ के सपोर्ट ले सके। अब हम लोग चलते हैं पीछे और देखते हैं कि सेकंड और थर्ड रो में स्पेस और फीचर्स के क्या हाल है। सामने आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 जोन AC मिलता है। पीछे भी एक थर्ड जोन मिलता है। टेम्परेचर यहाँ इस तरफ 20 डिग्रीज़ है, यहाँ पर 18 डिग्रीज़ है। ये देखिए, यहाँ से आप AC का जो टेम्परेचर है दोनों ही साइड के लिए सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ गाना का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है और शॉर्टपीडिया न्यूज़ सर्विस भी मिलती है। लेकिन आपको पीछे भी एक थर्ड जोन मिलता है और चलिए देखते हैं कि पीछे थर्ड जोन AC के साथ और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। पीछे भी चढ़ने के लिए आपको ज़रा मशक्क़त करनी पड़ेगी आगे की तरह, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें यहाँ पर चढ़ने में मेरे ख्याल से ज़रा तकलीफ़ होगी। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको एक थर्ड जोन मिलता है, तो यहाँ से आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप एयर फ्लो के मोड्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑफ़ कर दें या फिर इसे ऑटो पे छोड़ दें। फ्लो कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ से है। और साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और साथ ही एक USB चार्जिंग सॉकेट। नीचे आपको कुछ और स्पेस मिलता है। लेग रूम आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, अच्छा खासा लेग रूम है। और साथ ही यहाँ पर ये नीचे रेल्स हैं ताकि आप अपना लेग रूम और अच्छे से एडजस्ट कर सकें। अब ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी आप इस तरह से इन सीट्स को एडजस्ट करके और स्पेस बना सकते हैं। हम लोग पीछे चलते हैं अभी कुछ देर में। आपको कैप्टन सीट मिलती है विद एडजस्टेबल आर्मरेस्ट। अब ये जो हेडरेस्ट हैं ये भी काफ़ी स्पेशल हैं, क्योंकि आप न सिर्फ इन्हें हाइट के लिए इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसके साइड में बोल्स्टर्स हैं, इसे आप इस तरह से यूज़ करके आपके हेड को इधर उधर हिलने से रोक सकते हैं, ताकि जब गाड़ी चल रही हो और आपको नींद आ रही हो तो आप ज़्यादा शांति से, ज़्यादा आराम से नींद ले सकें। तो ये भी एक एडिशनल फीचर यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये एक यहाँ पर पॉकेट मिलता है आपको, जहाँ पर आप अपना सेलफोन रख सकते हैं। और ये दूसरी तरफ आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं,
जिन्हें आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइनिंग है, तो अगर पीछे कोई नहीं बैठे हैं तो आप इस तरह से सीट को रिक्लाइन करके एक एयरलाइनर सीट की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं और आपका जो सफ़र है ये बहुत आरामदायक हो जाएगा। इस गाड़ी का जो कैबिन इंसुलेशन है बड़ा शानदार है, तो आप अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस कंफर्टेबल सस्पेंशन के साथ आप पीछे एक महाराजा की तरह बैठ करके आनंददायक तरीके से अपनी जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप डोर पैनल देख रहे हैं, यहाँ पर 1 लीटर की वाटर बॉटल आ सकती है और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये एम्बियंट लाइटिंग के लिए आपको एक बत्ती नज़र आएगी और आगे की ही तरह यहाँ पर भी डायमंड स्टिच लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है जो कि सीट्स पर भी है और साथ ही ये एक स्नेक स्किन टाइप का जो इंसर्ट है वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। ये ऊपर वाला पैनल यहाँ भी सॉफ्ट टू टच है, लेदर कवर्ड है और स्टिच्ड है। ओवरऑल अगर आप सीट्स की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, कैप्टन सीट्स विद आर्मरेस्ट्स, और नी रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो यहाँ पर नी रूम मेरे ख्याल से बेस्ट इन सेगमेंट है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं और ये कैप्टन सीट्स होने के कारण यहाँ पर आराम ज़रा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको जब थर्ड रो में जाना होता है तो आप इन सीट्स को इस तरह से आगे करके या तो यहाँ से जा सकते हैं या फिर चूँकि ये कैप्टन सीट्स हैं तो आप आईएल का इस्तेमाल करके भी अंदर इस तरह से जा सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका, और अगर मैं इन सीट्स को आगे करके अंदर जाऊं तो अंदर जाना कितना आसान होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे ख्याल से अंदर घुसना काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो डोर की हाइट है ये काफ़ी अच्छी है, तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच होने के बावजूद भी अंदर घुसने में मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। अब देखिए मैं थर्ड रो में बैठ चुका हूँ और ये जो सीट है ये अपने सबसे पीछे वाले पोजीशन पर आ चुकी है, लेकिन मेरी नीज जो है ये रब नहीं कर रही है। तो जो थर्ड रो स्पेस है इस गाड़ी का ये असल में काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का सबसे अच्छा थर्ड रो स्पेस और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी थर्ड रो सीट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगी। ये सीट्स 60-40 स्प्लिट आप कर सकते हैं ताकि आपका जो बूट स्पेस है उसे आप और ज़्यादा बढ़ा सकें। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो अगर ये सीट पूरी तरह से पीछे है तो भी मैं यहाँ बड़े आराम से बैठ सकता हूँ, क्योंकि बीच में आयल स्पेस है तो मैं अपने एक लेग को स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। हेडरूम भी यहाँ पर सफिशिएंट है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच होने के बावजूद आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, तो अगर आप 6 फुटर भी हैं तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आपकी नीज़ तब डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी रब करेंगी, लेकिन तब आप अपने सामने वाले पैसेंजर से रिक्वेस्ट करके, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है आगे, तो आप इस सीट को ज़रा आगे ले लें। और ये देखिए ज़रा सा इस सीट को आगे करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा नी रूम निकल के आ गया है, तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और कहना होगा कि ये जो सीट्स हैं इन्हें आप हेडरेस्ट को यूज़ करके मीडियम टू मीडियम लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थाई सपोर्ट यहाँ पर एक इशू है। ये सीट्स आगे वाली सीट्स जितनी डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये सीट्स ख़राब भी नहीं है और ज़रा सा इस तरह से स्लाउच करके आप यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये सीट्स एक्चुअली यूजेबल हैं। यहाँ पर आपके पास एक कप होल्डर भी है, ये एक छोटा टोल टिकट होल्डर, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है ये एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट। दूसरी तरफ भी आपको ये आर्मरेस्ट और ये एक कप होल्डर मिलेगा। तो अगर थर्ड रो की बात करें तो मेरे ख्याल से MG ग्लॉस्टर की जो थर्ड रो सीट्स हैं ये वाकई में काफ़ी यूजेबल हैं और इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। पीछे आपको AC वेंट्स मिलते हैं। सेकंड और थर्ड रो दोनों के लिए ही आपको अलग अलग AC वेंट्स मिलते हैं। AC की कूलिंग बहुत एफिशिएंट है। ये गाड़ी काफ़ी वक्त से गर्मी में इस तरह से खड़ी है और यहाँ पर हमें काफ़ी देर से काफ़ी सारे डोर्स खोलने के बावजूद भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये जो थर्ड रो है ये मेरे ख्याल से जो करंट 7 सीटर्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में उनमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्पेशियस है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। 60-40 स्प्लिट करने के लिए ये स्ट्रैप इस तरह से खींचिए और इसे इस तरह से गिरा दीजिए। अब चूँकि ये गाड़ी ये दम भरती है कि ये एंडेवर और फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों वाले सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर है, तो यहाँ पर पावर और टॉर्क भी ज़्यादा होना चाहिए और ये निराश नहीं करती है। यहाँ पर आपको मिलता है 218 bhp का पीक पावर 4000 rpm पर, और पीक टॉर्क यहाँ पर मिलता है 480 न्यूटन मीटर्स का। अब इन पावर और टॉर्क फिगर्स के साथ में ये गाड़ी इस पूरे सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा टॉर्क की गाड़ी है। अगर आप इसे एंडेवर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको जो मैक्सिमम पावर है वो 178 HP मिलती है अल्टूरास में, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको फॉर्च्यूनर में मिलती है 450 न्यूटन मीटर्स, वहाँ से 30 न्यूटन मीटर से ज़्यादा है। तो पावर और टॉर्क अगर आप देखें तो जो एक निचला सेगमेंट है उससे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा आपको।
और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी ने हम लोगों को बताई नहीं है, ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी मेंशन नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट में, लेकिन हमारी टेस्टिंग के हिसाब से आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर 10-10.5 तक मिलेगी हाईवे के ऊपर, अगर आप बहुत ही कॉशियसली चला रहे हैं। और अगर आप सिटी में चला रहे हैं जहाँ पर आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक के अंदर हैं, तो वहाँ पर आपको 7 या 8 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी की रेंज है। और इसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी अपना 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर रन लगभग 12 सेकंड्स में करती है, जो कि इस तरह की बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी गाड़ी के लिए काफ़ी क्विक है। लेकिन ये जो इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट भगाने के लिए है नहीं। यहाँ पर आपको ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसे मैनुअल मोड में मूव करके सीक्वेंशली शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये जो ड्राइविंग मोड्स हैं इन्हें चूज़ करके स्पोर्ट मोड या फिर इको मोड या फिर जो ऑफ रोडिंग मोड्स हैं, ये सारे जो मैंने आपको पहले बताए थे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है ये एक रिलैक्स्ड हाईवे ड्राइविंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और जब आप इंजन को ज़ोर से रेव करते हैं तो 4000 RPM पर यहाँ पर नेक्स्ट अपशिफ्ट होता है। इंजन बहुत ही स्मूथ है, बीच में बहुत ज़बरदस्त टॉर्क मिलती है आपको, ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्विक या बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ये ट्रांसमिशन जब आप आराम से हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको एकदम रिलैक्स तरीके से चलाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट किस्म की ड्राइविंग करनी है तो उस तरह की ड्राइविंग के लिए न तो ये गाड़ी सूटेड है, न ही ये ट्रांसमिशन है। ये काफ़ी कंफर्टेबल सेटअप है। ये सस्पेंशन जो है यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छे से सेटअप किया गया है, और इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है ये इसका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। अगर आपको आपकी गाड़ी में कंफर्ट चाहिए तो ये गाड़ी आपको बहुत मज़ा देगी, बहुत आनंदित करेगी। ख़राब रास्तों के ऊपर भी सेकंड और थर्ड रो के अंदर भी जो लोग बैठे हैं उन्हें किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। हाईवे पर एकदम मक्खन की तरह ये गाड़ी चलती है, आपको किसी तरह की बाहर की कोई आवाज़ या नीचे जो अंडुलेशंस होते हैं उनका एहसास अंदर नहीं होता है। बहुत ही वेल इंसुलेटेड कैबिन है, और अंदर किसी तरह का आपको जो ख़राब रास्ते हैं उसका सेंसेशन नहीं आता है। तो एक बड़े SUV को जिस तरह से आपको एक आरामदायक राइड देनी होती है वो ये आपको बखूबी देता है। और अगर आप इस सेगमेंट में राइड क्वालिटी की बात करें तो फोर्ड एंडेवर जो है वो अपनी राइड क्वालिटी के लिए हमेशा से जाना गया है, और ये जो गाड़ी है ये फोर्ड एंडेवर को बखूबी टक्कर देती है अपनी राइड क्वालिटी के मामले में। ये किसी भी दूसरी गाड़ी से कम नहीं है। कंफर्ट अगर आपकी प्रायोरिटी पर है, स्पेस अगर आपकी प्रायोरिटी पर है, एक इंसुलेटेड बड़ी ही प्लश राइड आपकी प्रायोरिटी पर है, तो ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, अगर आप इको या फिर ऑटो मोड में चला रहे हैं तो स्टीयरिंग बहुत ही ईजिली मनूवरेबल है। अगर आप टाइट स्पेस में भी इस गाड़ी को मनूवर करते हैं तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है उनके लिए भी ये जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है। लेकिन स्पोर्ट में डालने के बाद यहाँ पे मामूली सा भार आता है, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो स्टीयरिंग है यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन है, ना बहुत ज़्यादा फीडबैक है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आपको हाईवे के ऊपर अनस्टेबल नहीं लगती है, अपनी जगह पकड़ करके ये गाड़ी चलती है। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी होने के कारण जब आप इसे घुमावों पर चलाते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ज़रा बॉडी रोल महसूस होता है, लेकिन उसके बावजूद अपने साइज़ के हिसाब से ये गाड़ी आपको जो डायनामिक बिहेवियर देती है वो ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये कंफर्ट के लिए ज़्यादा बनी है, बहुत ही प्लश इसका राइड है, और जो खड्डे हैं उनके ऊपर से बहुत ही स्मूथली जाती है। अगर स्पेशियस आरामदायक गाड़ी आपको चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल फिट रहेगी। बहुत ज़्यादा फास्ट या फिर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली ये गाड़ी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्रूज़ कंट्रोल को 59 किलोमीटर्स पर आवर पर सेट किया है, और मेरे आगे एक ट्रक चल रहा है जो कि अभी स्लो हो गया है। तो उस ट्रक की स्पीड के हिसाब से इस गाड़ी ने अपनी स्पीड भी स्लो कर दी है, और अब ये सामने वाले ट्रक की स्पीड के हिसाब से इसे 29 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर लेकर के आ गया है। तो इस तरह से अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो सामने चल रही गाड़ी के हिसाब से ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड कम कर देता है और बढ़ा देता है, और इससे ये जो क्रूज़ कंट्रोल है ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल के अंदर आपको ब्रेक लगाते ही जो क्रूज़ कंट्रोल है वो कैंसिल हो जाता है और आपको उसे फिर से सेट करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा एडवांस्ड वर्जन है क्रूज़ कंट्रोल का। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में आपको सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस कितना चाहिए वो आप ये जो बटन है इसे यूज़ करके चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए तो ये डिस्टेंस को बढ़ा दें, लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं चाहिए तो ये आप उस डिस्टेंस को ज़रा कम भी कर सकते हैं, और उसके लिए ये बटन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इस गाड़ी को डी मोड में डाल दिया है और मैं इसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं चल रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, और सेफ्टी के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि आप पहले सीट बेल्ट पहने तभी ये गाड़ी आगे बढ़ेगी।
दोस्तों ये जो ड्राइव है ये एक प्री लॉन्च ड्राइव है, तो कीमतें हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि आपको फोर्ड एंडेवर या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर अल्टुरास G4 की कीमत में ये गाड़ी नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में जैसा मैंने आपको भी दिखाया बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ये ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा इम्पोजिंग है, और ये जो गाड़ी है यहाँ पर आपको ये जो लेवल 1 ऑटोनोमस ड्राइविंग फ़ीचर्स मिलते हैं, ये आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। तो ये जो सारी फ़ीचर्स हैं इसे ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा बनाती हैं। ये अगर आप इसका स्पेस देखेंगे तो स्पेस भी यहाँ पर कहीं ज़्यादा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके कारण इस गाड़ी की कीमत ज़्यादा रहेगी, और ये जो एंडेवर फॉर्च्यूनर वाला सेगमेंट है उससे एक सेगमेंट ऊपर पोजीशन की जाएगी। कीमतें हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 40 to 45 लाख रुपीज़ एक्सपेक्टेड है, और मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड है, क्योंकि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो कीमत है ये जस्टिफाइड नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर जो सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, जो सारे एमिनिटीज़ दिए गए हैं, और जो आपको अंदर बैठ कर के एक फ़ील आता है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा जुदा है जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे। तो उस लिहाज से इसका ज़रा ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग पे प्रस्तुत किया जाना बनता है। और अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज हो, अगर थर्ड रो सीट्स के अंदर स्पेस आपकी एक प्रायोरिटी है, अगर आपको एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ी लेनी है जो कि एक कनेक्टेड कार भी हो, तो MG ग्लॉस्टर जो है मेरे ख्याल से कुछ एडवांटेजेस आपके सामने प्रस्तुत करती है। इसका जो फ्रंट फेस है ये भी इसे एक बहुत ही सॉलिड कार बनाता है रोड प्रेजेंस के हिसाब से। तो अगर आपको अपना अराइवल अनाउंस करना है, अगर आपको सड़क पे थोड़ा इंटिमिडेटिंग, थोड़ा धांसू दिखना है, आपकी गाड़ी अगर आपको ऐसा चाहिए कि दूसरी गाड़ियों से बड़ी दिखे और फीचर्स से लैस भी हो, तो मेरे ख्याल से MG ग्लॉस्टर आपको डेफिनेटली सूट करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी सवाल थे इस गाड़ी से संबंधित, उन सभी के जवाब आपको मिले। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सभी सवालों के जवाब मैं पर्सनली देने की पूरी कोशिश करूंगा। मोटरॉइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, याद रखिए हम आपको सबसे ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यूज़ देते हैं, और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसे ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं अदरवाइज़ आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन में नहीं मिलेंगे। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।